नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। पिछले कुछ दिनों में बार बार डिजिटल अरेस्ट के मामले खबरों में बने रहे। जाने माने उद्योगपति से लेकर पढ़े लिखे प्रोफेसर और पुलिस अफसर तक इसके झांसे में आ चुके हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने लोगों को आगाह करते हुए मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की चर्चा की ताकि लोग इसके लेकर जागरूक हो। लेकिन डिजिटल अरेस्ट के मामले जारी हैं, लोग अपने लाखों करोड़ों इसमें गंवा रहे हैं। आज खबर आई है कि मध्य प्रदेश के अशोकनगर में एक बीजेपी नेता हरवीर सिंह रघुवंशी को कई घंटों तक डिजिटल अरेस्ट किया गया। गनीमत ये रही कि परिजनों ने वक्त रहते पुलिस को इसकी जानकारी दे दी और पुलिस ने उन्हें ठगी का शिकार होने से बचा लिया। करीब 3 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट में रहे। बताया जा रहा है कि पहले उन्हें ऑडियो और फिर वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुए हरवीर रघुवंशी ने कहा कि आरोपी ने पुलिस अधिकारी बनकर उन्हें अरेस्ट किया था। कंप्यूटराइज कॉल था, तो वो कंप्यूटर में बोले कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी मुंबई ब्रांच में आपकी कोई पुलिस स्टेशन कम 17 FIR दर्ज है, तो इसकी जानकारी पूरी के लिए आप एक दवा है। मैंने एक दवा दी। एक जैसे दबाया तो उसने कहा कि मैं जो है टेलीकॉम विभाग से बोल रहा हूँ और मुझे ये जानकारी मिली है कि आपके सारे जो नंबर हैं उसको ब्लॉक कर दिया जाए। क्योंकि ब्लॉक इसलिए कर दिया जाए कि आप आधार कार्ड से 25 अक्टूबर को एक सिम खरीदी गई। उस सिम का मुझे नंबर दिया गया, तो उस नंबर से गलत मैसेज किए जा रहे हैं, तो उसके विषय में आपको 17 लोगों ने आपने FIR दर्ज किए मुंबई पुलिस में। मेरे साथ जुड़ रही हैं इस पर मेरी सहयोगी अमृतांशी बीजेपी के नेता हैं। प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले इसे लेकर लोगों को आगाह भी किया था, लेकिन एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट जो है वो ये दिखाता है कि कैसे तमाम जागरूक लोग, पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं। इस मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई, जल्दी कार्रवाई की और वो बच गए। तो इसकी क्या डिटेल्स सामने आई हैं, किस तरह से पुलिस ने इन्हें बचाया शिकार होने से? बिल्कुल, देखिए ऐसे मामलों में सूझबूझ की बहुत ज़रूरत होती है। कई बार ऐसा होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट किया जाता है तो उसको धमकी दी जाती है कि वो किसी को बताए ना, और इसी कारण लोग डर जाते हैं उनकी धमकियों से। क्योंकि अक्सर ये जो आरोपी होते हैं, जो साइबर जालसाज होते हैं, ये या तो पुलिस की वर्दी में बैठे होते हैं या फिर किसी जो है हम कह सकते हैं एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के अधिकारी बनकर सामने वाले को धमकाते हैं कि आप हमें पैसे दीजिए। इनके 2 तरीके होते हैं कि मॉडस ऑपरेंडी अगर हम देखें तो सबसे पहले ये आपके जो है वो बैंक खातों की डिटेल्स लेते हैं, उनके ज़रिए कई जगहों पर अकाउंट्स खुलवाते हैं और उसमें जो है फिर फॉल्स ट्रांजैक्शन करवाते हैं, यानी कि ट्रांजैक्शन जो नकली करवाए जाते हैं लूट के लिए लोगों से, इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे में ये जो अशोकनगर के बीजेपी के जिला के मीडिया प्रभारी थे, इनको 3 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। जब 3 घंटे तक वो कमरे में बंद थे, क्योंकि जो सामने वाले आरोपी थे वो उनको पुलिस अफसर बनकर धमका रहे थे, तब जो है उनके घर वालों को शक हुआ कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने आकर उनको छुड़ाया। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहला मामला नहीं है। पिछले कई दिनों में मध्य प्रदेश में ऐसे डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आए हैं, जहां पर कारोबारी से लेकर डॉक्टर से लेकर चाहे वो नेता ही क्यों ना हो, सभी को डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। ये एक वीडियो कॉल के जरिए आपको अरेस्ट कर लेते हैं, या तो पुलिस बनकर धमकाते हैं और आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं, या फिर आपके बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस वहां पर तत्काल पहुंची और पुलिस ने उनको डिजिटल अरेस्ट से जरूर छुड़वा लिया। लेकिन लगातार ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि जो मध्य प्रदेश पुलिस है, इसको लेकर उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है। साइबर क्राइम विभाग ने भी इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है कि अगर कोई भी डिजिटल अरेस्ट में फंसता है तो उसके लिए एक नंबर दिया गया है कि आप तत्काल इस पर कॉल करें, तो पुलिस आपको वहां पर छुड़ाने के लिए ज़रूर आएगी। और इस मामले में भी यही हुआ। लेकिन कई बार लोग डर के कारण डिजिटल अरेस्ट में घंटों घंटों रहते हैं। पिछले दिनों एक मामला सामने आया था जहां पर 24 घंटे से ज़्यादा का डिजिटल अरेस्ट करके आरोपियों ने रखा हुआ था, और ऐसे में आपके जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके खाते हैं, आपका पैसा है, सभी तरह से वो आपको धमकाने की कोशिश करते हैं। हालांकि फ़िलहाल
इस पर अभी ये विचार किया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी इसको लेकर काफ़ी सख्त है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक बैठक बुलाई थी और बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। तो मध्य प्रदेश में अब इसको लेकर एक जागरूकता अभियान भी चल रहा है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है। जब खुद बीजेपी के नेता जो हैं उन पर जागरूकता रही होगी, आप कह रही हैं मुख्यमंत्री ने भी बातचीत की है, इसके बावजूद इस तरह के मामले में अगर लोग ठगे जा रहे हैं तो जाहिर है कि और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। धन्यवाद आपका अमृतांशी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मध्य प्रदेश का मामला है, लेकिन ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी सामने आया है, जिसमें ठगों ने 5 दिनों तक एक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट किया और उसके बाद 49 लाख रुपए की लूट की है। ये वारदात एक प्राइवेट कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इंद्रप्रस्थ कश्यप के साथ हुआ। उन्होंने इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कश्यप ने बताया कि साइबर ठगों ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फर्जी अरेस्ट वारंट और कई तरह के मामलों को जोड़कर डराया धमकाया था। 5 दिनों तक वीडियो कॉल के माध्यम से लगातार उनके साथ में ये साइबर ठग जुड़े रहे, उन पर लगातार नज़र रखी गई और फिर उनसे 49 लाख रुपए ठगे गए। पुलिस इस मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। इनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आया और उस कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को सीबीआई का अधिकारी बताया था। अधिकारी बता करके इनको झांसे में लिया और इनको डिजिटली अरेस्ट बताया जा करके और सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट इनके विरुद्ध निकाला गया है, ये बताया जा करके और इनको डिजिटल अरेस्टिंग के नाम से डिजिटल अरेस्ट किया 7 तारीख से लगातार 11 तारीख तक। और 11 तारीख को इनको ये बताया गया कि आपको आपका जो पैसा है आपके अकाउंट में आपके नाम से आपके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और कई सिम लिए गए हैं, उन सिम से कई लोगों को आपत्तिजनक मैसेज किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके आधार कार्ड का दुरुपयोग करके और इनके नाम से एक फर्जी अकाउंट खोला गया है मुंबई केनरा बैंक में और उससे मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। नोएडा में भी एक महिला डॉक्टर के साथ ऐसा मामला हुआ। ये वाकया डॉक्टर रश्मि के साथ हुआ है, जिसमें 3 दिनों तक उन्हें साइबर अपराधियों ने डिजिटल अरेस्ट में रखा और इस दौरान डॉक्टर से 27 लाख रुपए ठगे गए। अपराधियों ने खुद को आईपीएस बताकर ये वारदात की। बुरी तरह से डरी हुई डॉक्टर रश्मि डिजिटल अरेस्ट के दौरान ही लेकिन नोएडा पुलिस तक पहुंचने में कामयाब रही, जहां पर पुलिस ने उनको समझाकर डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाया। उसके बाद पीड़िता रोने लगी। महिला डॉक्टर की इस वक्त मानसिक हालत बेहद ख़राब है। डॉक्टर रश्मि ने पुलिस को बताया कि बीते 17 नवंबर से वह सो भी नहीं पाई थी। अपराधी लगातार वीडियो कॉल के जरिए उनकी हर गतिविधि पर नज़र रख रहे थे। जालसाजों ने उन्हें इतना डरा दिया था कि उन्होंने पति सहित किसी भी व्यक्ति से बात करने की अनुमति नहीं दी। मोबाइल पर आने वाली अन्य कॉल्स भी रिसीव करने से उन्हें रोक दिया गया था। इस तरह के कई मामले अब तक सामने आए हैं। कुछ जो मामले जो खबरों में आए वो आपको एक बार फिर से याद दिला दें। एक मामला है ओसवाल केस, जो कि 30 सितंबर को हुआ इसी साल। इसमें वर्धमान ग्रुप के मालिक एसपी ओसवाल को वीडियो कॉल करके ठगों ने 7 करोड़ रुपए ठगे थे। एसपी ओसवाल को 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा। फर्जी सुप्रीम कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई भी कर ली, अरेस्ट वारंट भी भेज दिया और अलग अलग बैंकों से 7 करोड़ रुपए निकाल लिए गए। तो ये तो एसपी ओसवाल के साथ हुआ मामला था। इससे पहले 9 सितंबर 2024 को एक पूर्व डीजीपी को इस तरह से ठगा गया। गुरुग्राम में पंजाब से रिटायर्ड डीजीपी जेल को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने का मामला आया। साइबर ठगों ने खुद को कस्टम अधिकारी बताकर 80 साल के अनिल प्रकाश भटनागर को करीब 2 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा था। तो ये मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन अभी भी और ज़्यादा जागरूकता की ज़रूरत है। हर को पता होना चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। वैसे आपको एक ग्राफिक्स के ज़रिए ये दिखा दें पहले कि अब तक इस पर कार्रवाई किस तरह की हुई है। एक जानकारी के मुताबिक 17,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं। ये जो डिजिटल कॉल्स करते हैं डिजिटल अरेस्ट के लिए, ऐसे 17,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं। कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड से जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट हैं। गृह मंत्रालय के साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने कार्रवाई की है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो शिकायतें की गई हैं
उसके आधार पर यह कार्रवाई हुई है। और ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि हर दिन करीब 6 करोड़ रुपए की ठगी कर रहे थे साइबर ठग। अलग अलग जगहों से मिलाकर कम से कम 6 करोड़ रुपए की ठगी हो रही थी। अक्टूबर तक डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 92,334 मामले दर्ज किए गए हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या है डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इसकी जानकारी नहीं है। तो उन सब के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कैसे होता है ये डिजिटल अरेस्ट। वीडियो कॉल के ज़रिए लोगों को जाल में फंसाया जाता है, धमकी देकर कैमरे के सामने रहने के लिए मजबूर करते हैं ये ठग और आपसे आपकी पर्सनल जानकारी मांगते हैं। उनके वीडियो कॉल में जो बैकग्राउंड होता है वो बिल्कुल पुलिस स्टेशन जैसा दिखता है, हूबहू ऐसा ही लगता है कि पुलिस स्टेशन से कॉल है। पीड़ित भ्रमित हो जाता है, पीड़ित को लगता है कि वो पुलिस जांच के घेरे में है। उनकी किसी भी एक कमज़ोरी को लेकर उन्हें डराया जाता है। अक्सर जिन लोगों के पास इतने पैसे हों और उन्हीं को डराया जाता है अलग अलग तरह के ईडी और कस्टम्स की धमकियां देकर। तो अब ये भी ज़रूरी है जानना कि डिजिटल अरेस्ट से आप किस तरह से बच सकते हैं। सबसे पहले तो बचने का तरीका यही है कि अनजान लिंक पर आप क्लिक ना करें। अगर कोई आपको किसी तरह के अनजान लिंक को भेजता है और कॉल पर, इस तरह के किसी भी अनजान कॉल पर कोई भी जानकारी मत दीजिए। अपनी पर्सनल या बैंक डिटेल्स बिल्कुल भी मत दीजिए। अपना पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखिए। सिस्टम और ऐप्स को अपडेट रखिए। ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ही अपने ऐप्स को इंस्टॉल करें। थर्ड पार्टी ऐप से बचें। और आपको साथ साथ ये भी बता दें कि अगर कोई भी इस तरह की जानकारी आपसे मांग रहा हो तो बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि बार बार ये बताया गया है पुलिस की तरफ से भी कि कभी भी वीडियो कॉल के ज़रिए कहीं भी अरेस्ट होने का प्रावधान अभी भारत में नहीं है। तो अगर कोई वीडियो कॉल करके आपको ये बता रहा हो कि आप अरेस्ट हो गए हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि वीडियो कॉल पर कोई ईडी सीबीआई की कार्रवाई अब तक भारत में नहीं होती है। हमारे साथ पवन दुग्गल जुड़ गए हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट। पवन दुग्गल जी, ये बिल्कुल पैंडेमिक की तरह फैल रहा है डिजिटल अरेस्ट, इसके ऊपर कार्रवाई किस तरह की हो रही है? अगर ये इतना ज़्यादा कॉमन है कि प्रधानमंत्री इस पर चर्चा कर रहे हैं, मन की बात में अलग अलग मुख्यमंत्री इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लोगों के मन में सवाल है कि ये रुक क्यों नहीं पा रहा? ये रुक इसलिए नहीं रहा है क्योंकि हमारे पास अभी फिलहाल कानूनी प्रकरण नहीं है इस डिजिटल अरेस्ट को डायरेक्टली एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम के तौर पर हम लोग बुक करने के लिए, क्योंकि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो इस पर चुप्पी साधे हुए है। यहाँ तक कि जो भारतीय न्याय संहिता 2023 की जो 1 जुलाई से लागू हुई है वो भी डायरेक्टली डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर क्राइम को कवर नहीं करती है। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी इशू ये है कि एक सर्वे के अनुसार लगभग 2000 करोड़ रुपए तक लोग भारतवासी गंवा चुके हैं डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने के साथ साथ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप डिजिटल अरेस्ट जब आप रिपोर्ट भी करते हैं तो अक्सर आप पाते हैं कि आपके मैटर को या तो प्रॉपरली रजिस्टर नहीं किया जाता है या फिर रजिस्टर होता है तो देरी हो जाती है। अक्सर देरी वहां होती है कि जब आप ने एक बार पेमेंट कर दी और जब आपने रिपोर्टिंग करी और जब तक रिपोर्टिंग पुलिस तक पहुंचती है तब तक वो पैसा बैंकिंग चैनल से बाहर निकल चुका होता है। अब हम बहुत क्लियर हैं कि अल्टीमेटली डिजिटल अरेस्ट जो है हवा में नहीं होता, उसकी जो सुराग वो सर्विस प्रोवाइडर्स के पास होते हैं। लेकिन अभी तक पुलिस अधिकारियों ने सर्विस प्रोवाइडर्स पर जो अपना नकेल कसनी शुरू नहीं करी है। अब जब हम सर्विस प्रोवाइडर्स को प्लेटफॉर्म्स पर जहां से ये वीडियो कॉल्स आते हैं उनको अगर हम को एक्यूज बनाना शुरू करेंगे और कहेंगे साहब आपके प्लेटफॉर्म पर ये हुआ है, आपकी जिम्मेवारी है बताने के लिए। ऑलरेडी आईटी रूल्स 2021 कहते हैं कि साहब अगर आप प्लेटफॉर्म हैं तब आप रीजनेबल प्रैक्टिसेस और स्टेप्स उठाएंगे ताकि इंश्योर कर सकें ताकि इस तरह की चीजें आपके प्लेटफॉर्म पर ना हो। तो वहां पवन दुग्गल जी, लोगों के मन में एक ये भी सवाल उठता है कि अगर ये मान लीजिए कि साइबर लॉ को लेकर बहुत ज़्यादा अब तक प्रावधान साफ नहीं है कि क्या किया जा सकता है, लेकिन जब जैसे ये बताया गया कि बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं 17,000 के करीब जिन्हें ब्लॉक किया गया या जिन पर अलग अलग कंबोडिया से, थाईलैंड से, इन सब जगहों से ये सब व्हाट्सएप नंबर्स थे, तो इन पर कार्रवाई की क्या सख्ती हुई है?
अगर जैसे किसी के पास कॉल आता है और वो बच भी गया वो पर्सन और ठगा नहीं गया और आप पुलिस के पास जाते हैं, कि आप साइबर सेल में जाएं, कहाँ जाएं इसको कंप्लेन करने के लिए कि इस तरह का कॉल आया और आप उससे बच गए मान लीजिए, फिर आप कंप्लेन कहाँ करें? नॉर्मल पुलिस के पास जाएं, साइबर क्राइम में जाएं, कंप्लेन जल्दी रजिस्टर नहीं होती, फिर उस पर कार्रवाई नहीं होती कि आपके पैसे तो गए नहीं, और जब पैसे चले जाते हैं फिर होता है कि अब तो पैसे चले गए, तो क्या करें लोग? आपके पास सरकार दो विकल्प देती है। आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर को कॉल कर सकते हैं 1930-1930। साथ ही साथ आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in अक्सर लोग बोलते हैं कि इन नंबर्स पर कॉल करने से बस नंबर पे आप कॉल कीजिए और लाइन में रहिए, कोई कार्रवाई हो जाए, ये होता नहीं है ऐसे। प्रैक्टिकली लोग जो हैं वो असहाय महसूस करते हैं। बिल्कुल सही तरीके से असहाय महसूस करते हैं, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म हैं ये एफआईआर दर्ज करने वाले प्लेटफॉर्म नहीं है, ये साइबर क्राइम रिपोर्टिंग तो प्लेटफॉर्म फिर फायदा क्या होगा ऐसी रिपोर्टिंग का? मुझे लगता है इस का बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं होता, क्योंकि अगर आप 100 केसेस दर्ज करते हैं या कंप्लेंट्स आती हैं, उसमें से लेस देन 5% केसेस में एफआईआर दर्ज होता है। मुझे लगता है आपको इफेक्टिव रेमेडी लोगों को प्रदान करनी है। लोगों को इस बात की चिंता नहीं है कि किसने पैसे उनके यहाँ से निकाले, लोगों को इस बात की चिंता है कि क्या मेरे पैसे वापस आ सकते हैं। और उसके लिए अगर आप इंटरमीडियरीज को जिम्मेवार ठहराएंगे आईटी रूल्स के तहत और उन्हें विवश करेंगे कि आप डिटेल्स दीजिए जिसने काम किया है। और बैंक्स का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अल्टीमेटली हो क्या रहा है, बहुत जगह ये जितने पैसे हैं बैंकिंग चैनल से जाते हैं, झूठे केवाईसी नॉर्म्स के द्वारा कागज झूठे बनाए जाते हैं, वहां बैंक्स की जिम्मेवारी है। एक बार आप ये जो सेहरा है बैंक के गर्दन पर डालेंगे, आप सेहरा सर्विस प्रोवाइडर्स की गर्दन पर डालेंगे और उन्हें विवश करेंगे। तो जब इतना ज्यादा हो रहा है, ये मामले इतने ज्यादा हैं, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, करना चाहिए? फिर ये सवाल है कि फिर क्या चीज हमें रोक रही है? मुझे लगता है पॉलिटिकल विल की फिलहाल थोड़ी कमी है। मुझे लगता है कि अगर सरकार चाहेगी तो ये तुरंत हो सकता है, लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश होने की आवश्यकता है। आज केंद्रीय सरकार के पास पावर है सेक्शन 87 आईटी एक्ट में कि वो चाहे तो इस तरह के दिशा निर्देश दे सकती है और पुलिस को भी दिशा निर्देश दे सकती है कि अगर आपकी कार्रवाई में ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, उन्हें को एक्यूज बनाएं। लेकिन बाय एंड लार्ज हमारे यहाँ एक नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि साहब आईटी एक्ट में इन सर्विस प्रोवाइडर्स को कंप्लीट इम्यूनिटी दे रखी है, जो फैक्चुअली गलत है। वो इम्यूनिटी तब मिलती है जब आप साबित कर दिखाएं कि आपने कानून का उल्लंघन नहीं किया है, आपने ड्यू डिलिजेंस कर रखा है। आज अधिकांश से सर्विस प्रोवाइडर्स ड्यू डिलिजेंस नहीं करते। जब इस तरह की गतिविधि होती है पल्ला झाड़ लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि साहब हमारा क्या लेने देना, हमारे को तो स्टैट्यूटरी एग्जम्पशन है। सर्विस प्रोवाइडर्स पर किस तरह की जिम्मेदारी डालने की जरूरत है? सर्विस प्रोवाइडर्स को इस नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेवारी डालने की आवश्यकता है। आप 2-3 टेस्ट केसेस कर लीजिए, आप देखेंगे सर्विस प्रोवाइडर्स खुद इतने फौतीले हो जाएंगे और इतने तैनात हो जाएंगे, वो इंश्योर करेंगे किस तरह की चीजें ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, जब सर्विस प्रोवाइडर ने अपने प्लेटफॉर्म को जानबूझ के अलाउ किया कि वो डिजिटल अरेस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो भी एक को-एक्यूज बन गया, उसने को-अबेशन कर लिया, अबेटमेंट कर लिया और को-कॉन्स्पिरेटर बन गया। तो जब उसके ऊपर कार्रवाई होगी तब वो खुद अपनी कमर कसेगा, वो तो खुद इंश्योर करेगा। जी जी जी, जो अभी एग्जिस्टिंग कानून है पवन मुगल जी, उसके तहत क्या ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि किसी के पैसे जाते हैं तो वापस मिलें? जैसे कि कुछ दिनों पहले एसपी ओसवाल का मामला हुआ था और उस मामले में काफ़ी रिकवरी हो गई, तो यानी कि जब ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होता है और अगर विल हो तो पैसे रिकवर भी हो सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रावधान है उसमें भी। बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन आप बड़े आदमी हैं तब रिकवर हो सकते हैं। आम आदमी जो पैसा अपना गवा देता है उसकी बात पूछिए तो अक्सर उसकी बात की कोई सुनवाई नहीं होती। मुझे लगता है यूनिफॉर्म अप्रोच देनी चाहिए सारे लोगों को। अगर आप ये रेमेडी दीजिए कि आप तुरंत इन्फॉर्म करिए और हम ये तुरंत नोटिफाई बैंक को करेंगे, हम तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को नोटिफाई करेंगे और जिम्मेवारी उनकी होगी इस पैसे की भरपाई करने की। हाँ, शुरू में थोड़ा लगेगा बहुत अजीब सी बात हो रही है, लेकिन एक बार आपने सख्ती निपटा ली बैंक्स के प्रति, सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति, तो संभावित तौर पर एक मैसेज आएगा, तो वो खुद प्रोएक्टिवली इंश्योर करेंगे कि उनके प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का दुरुपयोग ना हो। आज 17,000 अपने अकाउंट बंद कर दिए, वो तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया किया, लेकिन बंद करने से पहले इन अकाउंट से क्या दुरुपयोग हुआ और कितने करोड़ों का नुकसान हो गया, उसका आभास अभी हम नहीं कर पाए हैं। इसको एक राष्ट्रीय इमरजेंसी के तौर पर डील करना पड़ेगा, वरना बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम हमारे हाथ से बाहर जाने वाली है। जी
बिल्कुल, ये राष्ट्रीय इमरजेंसी जैसी ही स्थिति बनती चली जा रही है, क्योंकि हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से खबर आती है डिजिटल अरेस्ट की। और ये भी है कि ज़्यादातर बड़े लोग ही जहां पैसे हैं और पढ़े लिखे लोग ही इसके शिकार बन रहे हैं, जहां से लाखों करोड़ों लूटे जा रहे हैं। पवन दुग्गल जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिजिटल अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जिसके ऊपर सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं और इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक आतंकी हमला हुआ है। इस वक्त ये खबर आ रही है कि इस आतंकवादी हमले में 8 लोगों की मौत हुई है और ये खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में हुआ है। यहाँ पे पाराचनार से पेशावर जाते हुए काफिले पर हमला हुआ है। ये बताया जा रहा है कि इसमें 8 लोगों की मौत हो गई है। कादमिनी हमारे साथ जुड़ी हैं इस पर और जानकारी के साथ। कादमिनी से जानेंगे इसकी डिटेल्स क्या हैं। आपको बता दें कि ये जो पाराचनार से पेशावर जा रहा था काफिला, वहाँ पे हमला हुआ है, आतंकवादी हमला है। पाकिस्तान के पेशावर में ये बड़ा आतंकी हमला हुआ है और ये खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम इलाके में हमला हुआ है। आपको एक बार फिर से जानकारी दे दें कि पाकिस्तान के पेशावर में आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में ये हमला बताया जा रहा है। पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है, इसमें 8 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त ये खबर आ रही है, इस पर और जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देंगे। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। और अब खबर अमेरिका से, जहां पर कैद है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई। उसने अमेरिका से शरण मांगी है। सूत्रों के मुताबिक अनमोल बिश्नोई ने इसके लिए अमेरिकी एजेंसियों को चिट्ठी लिखी है। दरअसल भारतीय एजेंसियां और सरकार अनमोल के पकड़े जाने के बाद उसे भारत लाने की कोशिश में है, इसलिए उसने ये पत्र लिखा है। अनमोल बिश्नोई ऐसे पैतरों से भारत में सलाखों से बचने की कोशिश में है। अनमोल के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस था और वो सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड और सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटनाओं का मास्टरमाइंड है। अमेरिका में डिटेन होने के बाद लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई ने अमेरिकी एजेंसियों को एक पत्र लिखा है। सूत्रों के मुताबिक इस पत्र में कहा गया है कि उसे अमेरिका में आश्रय यानी कि शरण दी जाए। दरअसल उसके डिटेन होने के बाद जो भारतीय एजेंसियां हैं वो लगातार इस कोशिश में हैं कि अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाए और उसके खिलाफ जो मामले दर्ज हैं उनका ट्रायल शुरू हो। ऐसे में भारतीय जेलों से बचने के लिए, भारत में सलाखों से बचने के लिए उसने ये नया पैंतरा खेला है। सूत्रों के मुताबिक उसने अपने वकील के जरिए अमेरिकी एजेंसियों को पत्र लिखा है और अमेरिका में शरण देने की मांग की है। अनमोल बिश्नोई के खिलाफ 18 मामले दर्ज हैं, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के जो मामले हैं उसमें मास्टरमाइंड के तौर पर उसका नाम है, यानी कि मुख्य आरोपी है। एनआईए ने उस पर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। अनमोल बिश्नोई को बीते गुरुवार को अमेरिका में डिटेन किया गया था और जो उसके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स थे उसमें कई कमियां थीं, क्योंकि वो अमेरिका में इलीगल तौर पर यानी अवैध तौर पर घुसा था, जिसके बाद उसको डिटेन कर लिया गया था। अमेरिका में शरण यानी कि आश्रय देने के कानून क्या हैं, कैसे वहाँ पर शरण मिलती है। दरअसल जिसको भी शरण चाहिए होती है उसको सबसे पहले ये साबित करना होता है कि उसे उसके देश में खतरा है और उसको लेकर जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने होते हैं। इसके बाद एक फॉर्म भरना होता है जिसका नाम होता है I-585। ये फॉर्म शरण के लिए, इसमें एक फॉर्म जो है वो भरना होता है। इसके साथ ही उसको
अमेरिकी शरण सेवा और इमिग्रेशन सेवा दोनों जगह पर अप्लाई करना होता है और साथ में कई डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे उसके देश में उसे क्या खतरा है, समाचार पत्रों में इसको लेकर क्या कुछ छपा है, किस तरह की धमकियां आ रही हैं, तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो खतरे से जुड़े हुए वो उसको लगाने होते हैं। अगर वो निष्कासन यानी कि प्रत्यर्पण के प्रोसेस में है तो फिर उसको इमिग्रेशन कोर्ट में अप्लाई करना होता है। इमिग्रेशन कोर्ट में अप्लाई करने के बाद अगर वहाँ पर कोर्ट अलाउ करता है तभी उसको आश्रय मिलता है, और अगर अलाउ नहीं करता है तो फिर या तो आवेदन करने वाला डिपोर्ट होगा या फिर उसका प्रत्यर्पण होगा। लेकिन ये प्रक्रिया आसान नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका में जो कानून हैं वो काफ़ी सख्त हैं, और जो शरण देने यानी कि आश्रय देने का जो कानून है वो कई कानूनों से मिलकर बना है, बहुत जटिल कानून है वहाँ पर। तो शरण मिलना आसान बात नहीं होती है, लेकिन अगर अमेरिकी एजेंसियों को या वहाँ के कोर्ट को ऐसा लगता है कि आवेदन करने वाले को अगर उसके देश भेज दिया जाएगा तो उसकी जान को खतरा है, तो ऐसे में शरण देने पर वो विचार कर सकते हैं। तो अनमोल बिश्नोई ने ये नया पैंतरा खेला है, ये नई कोशिश की है जिसके तहत उसने अमेरिका में आश्रय यानी कि शरण देने की मांग की है, और वो चाहता है कि वो अमेरिका में ही रहे। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। क्या गूगल अपने सर्च ब्राउज़र गूगल क्रोम को बेचने पर मजबूर होगा? इंटरनेट की दुनिया के इस सबसे लोकप्रिय सर्च ब्राउज़र यानी कि क्रोम की मार्फत गूगल ने जो साम्राज्य अपना खड़ा किया है इंटरनेट पर सर्च के लिए, उसे अमेरिका के एकाधिकार कानून का उल्लंघन माना जा रहा है। अमेरिका के कानून विभाग ने ये कहा है कि गूगल अपने क्रोम को बेच दे। कानून विभाग ने गूगल को सर्च पर एकाधिकार बनाने से रोकने के लिए जो सुझाव दिए हैं ये उनमें से एक है, बल्कि सरकारी वकीलों की ये सिफारिश है कि गूगल को एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियों से करार करने से रोका जाए। ऐसे करार से क्रोम इन कंपनियों के मोबाइल और स्मार्टफोन का डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनता है। दरअसल अगस्त में डिस्ट्रिक्ट जज अमित मेहता ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि गूगल ऑनलाइन सर्च में प्रतिस्पर्धा ख़त्म कर रहा है, जो अमेरिकी कानून का उल्लंघन है, क्योंकि ज़्यादातर सर्च के लिए क्रोम का इस्तेमाल होता है और कई फ़ोन पे क्रोम डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है। गूगल ने अमेरिका के कानून विभाग के इन सुझावों पर तीखी प्रतिक्रिया जताई है। गूगल का कहना है कि कानून मंत्रालय का ये रैडिकल हस्तक्षेपकारी एजेंडा है, ये इंटरफेरेंस है, इससे अमेरिका को नुकसान होगा और ग्लोबल तकनीक में अमेरिका के नेतृत्व को भी। वैसे विवाद अभी लंबा खिंचना है। गूगल को 20 दिसंबर तक अपनी बात रखनी है और अदालत को 2025 में फैसला करना है, लेकिन इस मुद्दे ने दुनिया भर में बड़ी कंपनियों के बढ़ते हुए एकाधिकार के सवाल को एक बार फिर से सामने ला दिया है। महज 3 दिन पहले भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने भी एक अन्य बड़ी कंपनी मेटा के खिलाफ फैसला सुनाया है। अपनी तरह के इस अकेले फैसले में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने मेटा पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला मेटा के तहत आने वाले सोशल प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप का है। सीसीआई ने कहा है कि व्हाट्सएप दूसरी कंपनियों के साथ डेटा साझा करना बंद करे। सीसीआई ने पाया कि व्हाट्सएप ने 2021 में जो नई पॉलिसी बनाई है वो प्रतिस्पर्धा कानून के खिलाफ जाती है। हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन हैं। जितिन, ये जो अभी फैसला, एक तरह फैसला तो नहीं है, लेकिन ये जो एक बार फिर से मामला आया है कि एकाधिकार बड़ी कंपनियों का है, जिसमें कि क्रोम की बात की गई है, अगर ये बदलाव आते हैं तो ये कितना बड़ा बदलाव होगा? क्योंकि अभी आप देखें अगर, तो क्रोम जो है वो एक तरह से डिफ़ॉल्ट सर्च बना हुआ है ज़्यादातर जगहों पे। तो फैसला आना बाकी है, पर एक लड़ाई शुरू हुई है जो कि बड़ी कंपनियों की मोनोपोली पर इशारा करती है। नगमा, देखिए ये जो सवाल ये बड़ा है, जो ये बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, जैसे जैसे इनका ये एक तरह से रूप बढ़ता है, वो हर क्षेत्र में अपना एक साम्राज्य स्थापित करना चाहती हैं
और इसका सबसे पहला उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट का था। जब वो माइक्रोसॉफ्ट शुरू में आया तो वहाँ तक डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम था, फिर विंडोज़ आया, उसके अंदर उन्होंने अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र डाल दिया। उसके बाद फ्री में आपने MS ऑफिस, MS एक्सेल, MS वर्ड सबको देना शुरू किया। और एक समय ऐसा आ गया कि दूसरी जो कंपनियां किसी भी तरह का पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही थी, वो उनके सामने एकदम पिछड़ गई। आपने कोई मौका ही नहीं दिया, और अगर कोई अपना अलग ब्राउज़र बनाना चाहता था, अलग MS ऑफिस बनाना चाहता था, तो नहीं बना पाया। इसलिए 2 दशक पहले भी ये कोशिश हुई कि माइक्रोसॉफ्ट को भी अमेरिकी सरकार और जो उनके रेगुलेटर्स हैं, उनको लगा कि माइक्रोसॉफ्ट को तोड़ा जाए। पर उस समय भी वो सफल नहीं हो पाए। फिर ये हुआ कि कम से कम माइक्रोसॉफ्ट जो है, नए जो इनके विंडोज़ के पीसी आएँगे, लैपटॉप आएँगे, उसमें MS ऑफिस बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा और इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र नहीं। आज 2 दशक बाद यही चुनौती अब गूगल सामने कर रहा है। जो एक सर्च इंजन से छोटी सी शुरुआत हुई, वो सर्च इंजन से ईमेल में चले गए, ईमेल से आज पूरी ऑनलाइन एक MS ऑफिस क्लाउड में ड्राइव के रूप में आप देखिए स्प्रेडशीट्स हैं। उसके बाद सर्च इंजन के साथ-साथ आज पूरा ऑफिस वर्कस्पेस है, AI है, फोटो गैलरी है, क्लाउड है, बैकअप्स हैं। उसके बाद अब आगे जाके ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए। अब समस्या क्या है कि ये जब एक बार आप मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, उसके बाद जो-जो ऐप अपना डालना चाहें, आप अपने ऐप डालिए। बाकी किसी को अगर नहीं डालेंगे तो जो एक इनोवेशन है, जो कॉम्पिटिशन है, पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि एक छोटी सी स्टार्टअप 10-15 लाख करोड़ की कंपनी के आगे टिक जाएगी। मार्केटिंग पावर ही नहीं है। जी। और अगर आप कुछ बेचना चाहेंगे, वो अगले 3 साल तक उसको फ्री बेचेगा। तो अभी तो इसी को तोड़ने के लिए आपको क्या लगता है कि अमेरिकी ये सरकार ज़रूरी ने है, दो सुझाव दिए। ये मोनोपोली जो एक तरह से है, एक साम्राज्य बना इन बड़ी कंपनियों का? जैसे कुछ ही दिनों पहले में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, उसने भी मेटा पर जुर्माना लगाया। मामला ये है कि मेटा के तहत आने वाले सोशल प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप का मामला था कि वो दूसरी कंपनियों के साथ डेटा अब से उसमें साझा भी क्या करना हुआ? बंद करें। फेसबुक ने पहले फेसबुक बनाया, उसके बाद व्हाट्सएप को खरीदा। खरीदने के बाद अब ये कहा कि वो फ्री है, अलग चलेगा। फिर कहा नहीं, अब इसके चैट्स को हम शेयर करेंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए। उसके बाद अब थर्ड पार्टीज को देंगे। और वो आपको ध्यान होगा, आपने खुद भी इसके ऊपर 2 कार्यक्रम करे थे, जहां पे वो जो पॉलिसी थी, वो बार-बार आपको पॉपअप देके आपको बेवकूफ बनाकर आपके किसी तरह यस दबाया जा रहा था। उसको ट्रिक्ड कंसेंट कहा जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं था। जी। उसमें भी सरकार ने कार्रवाई करी। उसी के ऊपर आज फैसला आया है कि वो फोर्स कंसेंट जो आपने यूजर से ली, वो पूरी तरह से गलत था और आप डेटा देना बंद करें। गूगल के लिए भी सरकार ने तो 2 बड़ी सिफारिश दी थी कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अलग कर दिया जाए। वो अभी नहीं मानी गई है। तो अभी ये कहा गया है कि जो जज के ऊपर फैसला है कि जो इनका ये क्रोम ब्राउजर है, कम से कम वो ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट ना हो, ताकि दूसरे ब्राउजर्स को भी मौका मिले। फायरफॉक्स हुआ, सफारी हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पूरे विश्व के अंदर हो रहा है। ये कंपनियां अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए पूरे के पूरे जो उनकी प्रतिस्पर्धा, उसको कुचलना चाहती जी। हैं। और उससे बचने का आज 2 ही तरीके हैं कि इनकी एक क्षेत्र साम्राज्य को तोड़ा जाए, अलग-अलग कंपनियां बनाई जाएं, और कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें इनोवेशन या उनका कंपटीशन हैम्पर हो, उसके ऊपर बट ये सख्त कितना कार्रवाई मुश्किल होगा हर तोड़ना, सरकार क्योंकि करे। एक साम्राज्य है बड़ा। अभी भी आप देख रहे हैं कि अमेरिका में ये लंबी लड़ाई है। अब ये एक तरह से फाइट बैक कर रही है गूगल, और तो उनका कहना है देखिए, कि ये हालात इंटरफेरेंस दूसरे है बहुत। नगमा, हालात दूसरे हैं। पहली बार देखिए, कल ही सुंदर पिचाई ने डोनाल्ड ट्रंप को भी कांग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया। ये मोटी चमड़ी के लोग हैं, बिना मतलब के किसी को नहीं कॉल करते। और उस कॉल में इलॉन मस्क साथ में बैठे थे, जो बार-बार गूगल पर आरोप लगा रहे हैं कि पूरे चुनाव को प्रभावित करने के लिए आपने एक तरह से प्रो डेमोक्रेट व्यूज को दिखाया। डोनाल्ड ट्रंप जब सर्च करे तो हिलरी क्लिंटन के रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी के रिजल्ट आ रहे थे, कमला हैरिस के रिजल्ट आ रहे थे। तो वो आरोप है, ट्रंप की उनकी प्रति सोच है। आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलेटर उनके होंगे। तो मुझे लगता है कि गूगल को अब प्रतिस्पर्धा को कुचलना, कानून के दायरे से बाहर जाकर काम करना, वो अब नहीं होगा। जो बड़ी टेक कंपनी, डोनाल्ड ट्रंप तो पहले भी कह रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाएगी, चाहे वो मेटा हो, चाहे वो गूगल हो। तो मुझे लगता है कि आने वाला दौर, अब हम पिछले 20 साल पहले जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे लगता है गूगल के सामने बहुत मुश्किल चुनौती है, क्योंकि एक तो सरकार उनके पक्ष में नहीं है, दूसरा कानून के भी वो गलत रास्ते पर साइड पे हैं। तो एक डिसेंट्रलाइजेशन होगी, एक डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत होगी, ये लग रहा है आपको? क्योंकि और सभी कंपनियों के लिए होगा, खाली गूगल नहीं है। मेटा का भी नंबर आएगा। जो ये व्हाट्सएप की इनकी मोनोपोली है, जो आपको बिना बताए आपका डेटा यहाँ वहाँ बेचा जाता है, फिर आपको मोनेटाइज करके पैसा कमाया जाता है, और ये कंज्यूमर्स के हित में है। खत्म है। जी जी जी, ये डेमोक्रेटाइजेशन जो है वो कंज्यूमर्स के हित में है। आपके पास ऑप्शंस होंगे, एकाधिकार नहीं होगा कंपनियों का, तो आप भी बेहतर चुन पाएंगे और आपके डेटा और आपका नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर पाएंगी बड़ी कंपनियां। धन्यवाद आपका जितिन जैन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक लड़ाई शुरुआत इसकी हुई है अभी बड़ी कंपनियों के खिलाफ। तो एक ब्रेक ले रहे हैं इस वक्त हम 5 की बात में।
अडानी ग्रुप ने अमेरिका में रिश्वत के आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। एक प्रेस नोट जारी कर ग्रुप ने अमेरिकी अटॉर्नी के कार्यालय के बयान का जिक्र किया है, जिसमें लिखा है कि अभियोग में केवल आरोप शामिल हैं और प्रतिवादियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक वो दोषी साबित ना हो जाएं। ग्रुप इस मामले में कानूनी कदम उठाने जा रहा है। प्रेस नोट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप प्रबंधन और पारदर्शिता के उच्चतम मापदंडों का पालन करता है। वो जिस देश में भी काम करता है वहाँ के कानून को पूरी तरह मानता है। इस बीच अडानी ग्रीन एनर्जी ने अमेरिकी डॉलर बॉन्ड के जरिए $600 मिलियन जुटाने की अपनी योजना को वापस ले लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। इस पर बीजेपी के अमित मालविया ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस एक बार फिर भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस के हाथों की कठपुतली बन रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इतना उत्साह दिखाने के बजाय कानून को अपना काम करने देना चाहिए। उन्होंने भी एक बार फिर याद दिलाया है कि आरोपी तब तक बेगुनाह माना जाता है जब तक आरोप साबित न हो। अमित मालविया ने अपने ट्वीट में अडानी ग्रुप पर इन आरोपों के समय को लेकर सवाल उठाए और कहा कि संसद सत्र और ट्रंप के सत्ता में आने के पहले इन आरोपों का आना कई सवाल उठाता है। इस बीच ट्रंप ने अमेरिका में जजों की बहाली को लेकर एक तीखा पोस्ट लिखा है और कहा है कि डेमोक्रेट अदालतों में कट्टर वामपंथी जजों को भरना चाहते हैं। रिपब्लिकन सेनेटरों को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्ता परिवर्तन से पहले कोई नया जज कुर्सी पर ना बैठे। इस पर ट्रंप कैबिनेट में शामिल होने जा रहे एलॉन मस्क ने एक्स पर लिखा कि ये बहुत अहम बात है। और बीजेपी नेता संबित पात्रा ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। आज फिर उन्होंने उसी प्रकार का व्यवहार दिखाया है, उसी प्रकार से अपने विषय को रखा है जैसे वो पहले रखते थे। कोई नया पीसी नहीं है, वो चंद नाम उनके पास है, चंद तरीका उनके पास है और उसी प्रकार से वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप लगाने का प्रयास उनका रहता है। आप याद करिए जिस प्रकार से एक सेंसेशनलाइज करने का प्रयास उनका रहता है, इस प्रकार से बोलते हैं जैसे पता नहीं पहली बार कोई सुन रहा हो, कितना बड़ा खुलासा हो रहा है। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने का। और अमित मालविया ने एक और पोस्ट करते हुए इस मामले की टाइमिंग पर सवाल उठाए और ये कहा कि क्या ये बस इत्तेफाक है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरोस एक ही भाषा बोल रहे हैं। ये बस इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट तब सामने आई जब अडानी समूह एफपीओ के जरिए 20,000 करोड़ की रकम जुटा रहे थे। और ये भी इत्तेफाक नहीं हो सकता कि अमेरिकी कानून विभाग का ये रुख सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अब बाहर हो रही सत्ता कानून विभाग का दुरुपयोग कर रही है और अडानी समूह $600 की बॉन्ड ऑफरिंग की योजना बना रहा है। इन दोनों मामलों में कांग्रेस और राहुल गांधी ने जॉर्ज सोरोस के दास की तरह हमले का नेतृत्व किया। एक बूढ़े बीमार निवेशक की ओर से इंडिया इंक पर हमले के पीछे राहुल गांधी का क्या फायदा हो सकता है। तो अब सुनिए कि शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर क्या निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी एक कंपनी का विरोध करते करते देश विरोध में उतर आई है क्या? कांग्रेस पार्टी के नेता सैम पित्रोदा कहते हैं कि पूरा इंडिया बदनाम हो गया उस रिपोर्ट के आधार पर जिसमें लिखा है कि ये अब चार्जेस है, ये फाइनल एलिगेशंस प्रूव अभी तक नहीं हुए हैं। उदित राज कहते हैं पूरी भारत की जुडिशरी पर सवाल खड़े होते हैं, ये अमेरिकन जुडिशरी बहुत अच्छी है। मतलब जब जुडिशरी आपके हक में फैसला करे तब ठीक, वरना तो जुडिशरी खराब। और इससे पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट लेकर कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट सेशन को टारगेट किया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब एक नई रिपोर्ट पार्लियामेंट सेशन से पहले, और जिस रिपोर्ट में 2021-22 में जो प्रदेश बताए जा रहे जहां पे घूस दी गई तथाकथित रूप से, वो कौन से प्रदेश? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, आप ही की सरकार थी। तो क्या आप स्वीकार है कि आप ब्राइब ले रहे थे?